दोस्तों, बॉलीवुड में गुलशन कुमार को कौन नहीं जानता। गुलशन कुमार को लोग खासकर इसलिए जानते थे क्योंकि बॉलीवुड में भजन किंग के नाम से वो मशहूर थे। तमाम हिंदू देवी देवताओं के भजन कीर्तन आज भी गुलशन कुमार और उनकी कंपनी के ही बजते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुलशन कुमार की हत्या उस म्यूजिक डायरेक्टर ने कर दी जिसे उन्होंने खुद मौका दिया था। नदीम सैफी और उसके साथ मुंबई का मशहूर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम का नाम गुलशन कुमार के हत्याकांड में आया और कहा जाता है कि इस घटना में एक बड़े कैसेट कंपनी के मालिक का नाम भी शामिल हुआ था। हालांकि बाद में उसे हटा दिया गया। तो आखिर गुलशन कुमार की हत्या नदीम सैफी ने क्यों की और क्यों लॉरेंस बिश्नोई के बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद गुलशन कुमार का जो हत्याकांड है वो सुर्खियों में है। आज अनसेंसर्ड में बात करने वाले हैं गुलशन कुमार हत्याकांड की। दोस्तों, गुलशन कुमार दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे। परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उनके पिता दिल्ली में ही जूस की दुकान चलाते थे और गुलशन कुमार भी अपने पिता का हाथ बटाते थे जूस बेचने में। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक दुकान खोला जिसमें वो फिल्मों के कैसेट्स को बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना कारोबार आगे बढ़ाया और आगे चल के उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली टी सीरीज़ के नाम से, और वो कैसेट के निर्माण में भी कूद पड़े। ये धंधा उन्हें खूब जचा और गुलशन कुमार धीरे धीरे कैसेट की दुनिया के बादशाह बनते चले गए। गुलशन कुमार के बारे में ये बात मशहूर रही कि वो हमेशा से नए कलाकारों को मौका देते थे। नए गायक, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स और नए नए लोगों को, प्रतिभावान लोगों को वो मौका देने के लिए जाने जाते थे। और उनका एक उसूल था, एक रूल था कि जब वो किसी न्यूकमर्स को मौका देते थे और वो एक मुकाम हासिल कर लेता था, जब वो सफलता के उस शिखर तक पहुंच जाता था, तो फिर वो नए लोगों को मौका देते थे, दूसरे लोगों को नए तरीके से स्थापित करने में लग जाते थे। लेकिन उनके इसी आदत की वजह से शायद उनकी हत्या भी हो गई। जी हाँ, गुलशन कुमार बॉलीवुड के कई सिंगर्स जैसे कि कुमार सानू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, ऐसे कई सिंगर्स हैं जिन्हें गुलशन कुमार ने मौका दिया और उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि पूरा हिंदुस्तान उनकी गायकी के कायल हुआ और लोग उन्हें जानने भी लगे। इसी क्रम में गुलशन कुमार ने एक म्यूजिक डायरेक्टर, जो डुओ थे नदीम और श्रवण, इन दो लोगों को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए मौका दिया। नदीम सैफी और श्रवण कुमार, इन दोनों ने मिलकर गुलशन कुमार के अनेक प्रोजेक्ट्स के लिए म्यूज़िक दिया और इन दोनों का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा हिट तब हुआ जब आशिकी फिल्म में इन्होंने म्यूज़िक दिया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। नदीम श्रवण के म्यूज़िक की वजह से आशिकी फिल्म ने करोड़ों कमाए और नदीम श्रवण की जोड़ी बॉलीवुड में 90s में हिट हो गई। नदीम श्रवण ने इसके बाद गुलशन कुमार के कई प्रोजेक्ट्स में म्यूज़िक दिया और वो प्रोजेक्ट्स गुलशन कुमार के लिए बहुत ही सफल साबित हुए। कंपनी दिन रात तरक्की कर रही थी, लेकिन जैसा कि गुलशन कुमार की आदत थी, वो जब किसी एक व्यक्ति को सफलता के मुकाम तक पहुंचा देते थे तो फिर वो अगले नए व्यक्ति को मौका देना चाहते थे। इसी क्रम में जब नदीम सैफी ने गुलशन कुमार से गाना गाने की भी इच्छा जाहिर की, लेकिन कहा जाता है कि नदीम की जो गाना गाने की जो इच्छा थी, गुलशन कुमार उससे सहमत नहीं थे क्योंकि नदीम उतना अच्छा गाते नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। लेकिन नदीम ने जिद की कि उन्हें गाना है और काफ़ी जिद के बाद गुलशन कुमार ने उन्हें गाने का मौका दिया, लेकिन उनका एल्बम बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी आवाज़ में उतना दम नहीं था, उनकी गायकी में उतनी दम नहीं थी जितना कि उनके संगीत निर्देशन में था। इसके बाद नदीम के मन में गुलशन कुमार को लेके एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया
और नदीम जो है कई बार इस मुद्दे पर गुलशन कुमार से उलझ पड़े कि उन्होंने गुलशन कुमार ने नदीम के गाने को उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जिसकी वजह से उनका गाना चल नहीं पाया। जबकि शुरुआती दौर में नदीम के गानों को प्रमोट किया गया, लेकिन जब गाना अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी तो नदीम के गानों को गुलशन कुमार टी-सीरीज कंपनी ने प्रमोट करना बंद कर दिया और फिर वो धीरे धीरे डाउनफॉल में चला गया। वो गाने हिट नहीं हुए और इससे नाराज नदीम ने गुलशन कुमार से कई बार बहस की, कई बार झगड़ा किया। इस मनमुटाव के बाद गुलशन कुमार और नदीम के बीच दूरियां बढ़ने लगी और कहा जाता है कि जब गुलशन कुमार नए नए लोगों को मौका देने लगे तो नदीम को ऐसा लगने लगा कि गुलशन कुमार उसके कैरियर को ख़राब कर रहे हैं, उसे साइडलाइन कर रहे हैं और इससे नाराज नदीम ने मुंबई के मशहूर गैंगस्टर अबू सलेम को संपर्क किया, जो कि उस समय दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, और नदीम सैफ़ी ने इस घटना का जिक्र अबू सलेम से किया। कहा जाता है कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार को फ़ोन करके धमकी दी, उसे नदीम सैफ़ी को मौका देने के लिए कहा और उस समय जो एक्सटॉर्सन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से मुंबई के अंडरवर्ल्ड के द्वारा जो एक्सटॉर्सन मांगा जाता था, उसी क्रम में अबू सलेम ने गुलशन कुमार से एक्सटॉर्सन मनी भी मांगी। ऐसा भी कहा जाता है कि पहली बार उन्होंने एक्सटॉर्सन दिया, पहली किस्त उन्होंने दी, लेकिन जब अबू सलेम के बार बार पैसे मांगे जाने पर गुलशन कुमार ने इनकार किया तो अबू सलेम नाराज हो गया और कहते हैं कि दुबई में दाऊद की मीटिंग के दौरान अबू सलेम और दाऊद गैंग के लोगों ने प्लान बनाया कि अब गुलशन कुमार को मार दिया जाए। हुआ कुछ यूं कि गुलशन कुमार की दिनचर्या में यह शामिल था कि वो जब भी मुंबई में रहते थे तो वो अंधेरी स्थित एक मंदिर में सुबह शाम पूजा करने के लिए निश्चित रूप से जाते थे जब भी उन्हें समय मिलता था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गुलशन कुमार की इस दिनचर्या को फॉलो किया, उनकी रेकी की गई और उनके रूटीन का उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और एक दिन जब गुलशन कुमार मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा ही रहे थे कि उसी दौरान मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में एक दुकान के पास पहले से घात लगाकर 3 बैठे लोगों में से एक चलकर उनके पास आया और उनकी कनपटी पर बंदूक सटाकर बोला कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। कहते हैं कि बंदूक सटाने वाला वो बंदा दाऊद मर्चेंट, यानी उसको अब्दुल रऊफ भी कहते हैं, वो था और कनपटी में गोली मारने के बाद गुलशन कुमार वहीं पे गिर गए और वो भागने की कोशिश करने लगे। भागने के दौरान उन लोगों ने फिर से उनका पीछा किया और कुछ दूरी जाने के बाद उनके पीठ में फिर से 3-4 गोलियां दाग दी। गुलशन कुमार गिरते पड़ते कुछ और दूर आगे गया, कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, उन्हें मदद नहीं किया और उसके बाद उन तीनों ने एक एक करके गुलशन कुमार के शरीर में 16 के 16 गोलियां दाग दी और गुलशन कुमार की वहीं पे मौत हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद, गुलशन कुमार के हत्याकांड के बाद बॉलीवुड में सनसनी मच गई और गुलशन कुमार की चूंकि आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके जो एंसेस्ट्रल हैं, जो उनकी जन्मभूमि रही, यानी कि दिल्ली पंजाब के आसपास वहाँ किया जाए, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को दिल्ली लाया गया और अंत्येष्टि में तमाम लोग शामिल हुए, लेकिन नदीम सैफ़ी वहाँ से नदारद था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि अबू सलेम के साथ साथ नदीम सैफ़ी और टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी भी इसमें शामिल हैं और उन्होंने शूटर्स को 25 लाख रुपए दिए। हालांकि बाद में जांच में ये पाया गया कि नदीम सैफ़ी और रमेश तौरानी, इन दोनों के बीच साठगांठ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोर्ट ने रमेश तौरानी को बरी कर दिया। नदीम सैफ़ी पहले ही इंडिया से बाहर जा चुका था और उसका कहना था कि उसकी बीवी जो कि यूके में रहती है, प्रेग्नेंट थी, वो उसकी देखरेख के लिए वहाँ यूके में था। नदीम सैफ़ी ने यह भी कहा कि वो जल्द ही जांच के लिए उपलब्ध होगा। उसके वकील ने यह कहा कि वो जांच में शामिल होगा,
लेकिन सच्चाई ये है कि गुलशन कुमार की हत्याकांड के बाद नदीम कभी हिंदुस्तान लौटा ही नहीं। आज की डेट में नदीम यूके और दुबई में सेटल हो गया, वो परफ्यूम का बिजनेस करता है। और ये भी कहा जाता है कि गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद भी नदीम श्रवण की जोड़ी ने कई फिल्मों में संगीत दिया। इंटरनेट के जरिए श्रवण उनसे संपर्क करते थे और उन दोनों ने कई फिल्मों में गाने कंपोज किए, लेकिन कई फिल्म निर्माता नदीम का नाम देने से अपनी फिल्म में घबराते भी थे। उनका ये मानना था कि नदीम के नाम देने से उनकी फिल्म बिजनेस नहीं कर पाएगी। गुलशन कुमार की मौत के बाद कई ऐसी फिल्में थी, लाइक सिर्फ तुम, धड़कन, राज, ये दिल आशिकाना, हम तुम्हारे हैं सनम, ऐसी तमाम फिल्मों के म्यूजिक नदीम श्रवण की जोड़ी ने दी। लेकिन कहा जाता है कि बाद में आगे चलकर दोनों के जो क्रिएटिव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से बाद में श्रवण ने भी नदीम के साथ काम करना बंद कर दिया और श्रवण अपने बेटों को म्यूजिक इंडस्ट्री में सेट करने में लग गए और नदीम अपने परफ्यूम बिजनेस में लग गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गुलशन कुमार की हत्या के बाद उन्हें न्याय मिला कि नहीं। तो सही मायने में अगर कहा जाए तो गुलशन कुमार की हत्या के बाद आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला है, क्योंकि उन 3 हत्यारों में से जिन्हें पकड़ा गया उसमें से सिर्फ एक जो अब्दुल रऊफ था, सिर्फ उसे उम्र कैद की सज़ा दी कोर्ट ने। और कोर्ट ने फांसी इसलिए नहीं दी क्योंकि कोर्ट का कहना था कि इसने किसी दूसरे के कहने पे यह हत्या किया। सिर्फ अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सज़ा हुई। और बड़े ताज्जुब की बात है कि अबू सलेम जो दाऊद गैंग का आदमी था उससे पकड़ा नहीं जा सका और वो भाग गया। और जब पुर्तगाल में उसे एक बार डिटेन किया गया, वहाँ की पुलिस ने डिटेन किया, तो भारत सरकार के साथ पुर्तगाल का जो एग्रीमेंट था, प्रत्यर्पण संधि जिसे कहते हैं, तो प्रत्यर्पण संधि में जिन केसेस को लेकर अबू सलेम को भारत लाने का जिक्र किया गया उसमें गुलशन कुमार हत्याकांड का नाम ही नहीं था। यानी कि जब अबू सलेम हिंदुस्तान वापस आया तो उस पर गुलशन कुमार हत्याकांड का केस ही नहीं चला। उसे जिस अन्य केसेस में हिंदुस्तान लाया गया सिर्फ उसका ट्रायल किया गया और गुलशन कुमार हत्याकांड में अबू सलेम को कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे जो भी सजा हुई वो अन्य केसेस में हुई। यह भी कहा जाता है कि उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को उनके एक मुखबिर द्वारा यह बताया गया था कि गुलशन कुमार की हत्या होने वाली है। बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और उसका परिणाम ये हुआ कि गुलशन कुमार मौत के मुंह में समा गए। दोस्तों, गुलशन कुमार आज भी जितने भी आप डिवोशनल सॉन्ग्स सुनते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो या देवी माँ के गीत हो, आप 90% जो गाने सुनते हैं, 90% गाने टी सीरीज़ और गुलशन कुमार की कंपनी की देन है। जो भी आप डिवोशनल सॉन्ग्स आज की डेट में सुनते हैं उसमें अधिकतर हिस्सा गुलशन कुमार और उनकी कंपनी का है। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी लोग उन्हें जानते थे और कहते हैं कि गुलशन कुमार की मौत के बाद बॉलीवुड में भजन कीर्तन जैसे गानों का बनना लगभग रुक गया था। हालांकि फिलहाल इन दिनों कुछ लोगों ने नए सिरे से भक्ति और भजन को बनाने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन गुलशन कुमार ने जो रचना, जो कीर्ति उन्होंने बनाई, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने जो योगदान दिया वो अतुलनीय है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस कि गुलशन कुमार को आज भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि जिस अबू सलेम ने उनकी हत्या करवाई वो हिंदुस्तान आने के बाद भी गुलशन कुमार हत्याकांड के ट्रायल से बचा रहा, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा नहीं था। नदीम सैफी जो कि यूके चला गया था, यूके सरकार के साथ हिंदुस्तान सरकार ने कई बार प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे सौंपने को कहा, लेकिन यूके की कोर्ट ने नदीम को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं पाया, इसलिए नदीम सैफी को यूके की कोर्ट ने हिंदुस्तान को नहीं सौंपा और यूके में ही दाऊद के सहयोग से, दाऊद के प्रोटेक्शन में यूके और दुबई में नदीम सैफी अपना बिजनेस चलाता है और आज भी वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। हालांकि वो कई बार इस घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है और ये जग जाहिर है कि किस तरह से अपने व्यक्तिगत खुन्नस का उसने बदला गुलशन कुमार से लिया था।
दोस्तों, गुलशन कुमार के रूप में बॉलीवुड ने एक ऐसा शख्स खोया जिसे अपनी संस्कृति से प्यार था, अपने कल्चर से प्यार था, अपनी सभ्यता से प्यार था और उसे संजो कर रखने के लिए उसने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की। लेकिन अफसोस, गुलशन कुमार को आज भी अगर सही मायने में देखा जाए तो न्याय नहीं मिला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।